हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड फोरम। और आज हमने एड कैप्सूल के अंदर जो क्वेश्चंस लाया आईसी इंजन के अंदर, ये आज टेस्टिंग के क्वेश्चंस है, ठीक है ना। जो आईसी इंजन में हम टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट पावर निकालने के लिए, चाहे वो इंडिकेटेड पावर हो, फ्रिक्शन पावर हो, ब्रेक पावर हो, ये जो हम करते हैं उस पर आज हमारे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन दोनों जो हैं वो हमने बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी बहुत थ्योरी भी समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये आपका है एक गैसोलीन इंजन वर्किंग ऑन 4 स्ट्रोक, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा देख लो अपना 4 स्ट्रोक इंजन है, डेवलप्स ए ब्रेक पावर ऑफ 20.9 किलोवाट और एक मोरसे टेस्ट, है ना। कौन सा टेस्ट किया हमने? मोरसे टेस्ट। और ये गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, ठीक है ना। तो एक मोरसे टेस्ट किया है on this engine and the brake power obtained when each cylinder was made inoperative by short circuiting the spark plug are, ये सब मैं बताऊंगा क्या है, ये सब कुछ दे दिया कि डिफरेंट ब्रेक पावर ऑब्टेन्ड हुआ। द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट कांस्टेंट स्पीड, फाइंड द इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशिएंसी एंड ब्रेक मीन इफेक्टिव पावर व्हेन ऑल द सिलेंडर्स आर फायरिंग। बोर दिया हुआ है ना, और स्ट्रोक दिया हुआ और स्पीड ऑफ द इंजन दिया हुआ, ठीक है। तो ये निकालेंगे हम लोग। और दूसरा क्वेश्चन भी है कि ये भी कैसा है, 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है ना। 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन है, डायर दिया, स्ट्रोक दिया, स्पीड दिया हुआ, एरिया ऑफ द निगेटिव लूप, है ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये एरिया ऑफ द निगेटिव इंडिकेटेड डायग्राम में जितना, लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम में जितना, एंड एरिया ऑफ द पॉजिटिव लूप ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम इज दिस मच, स्प्रिंग कांस्टेंट इज दिस मच, फाइंड द इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे दोनों। तो पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले डाटा लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखो क्या क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि जो ब्रेक पावर मिल रहा है अपना, ब्रेक पावर मिल रहा है ये 20.9 किलोवाट, है ना। 20.9 किलोवाट। और कौन सा टेस्ट कर रहे हैं हम? मोरसे टेस्ट। मोरसे टेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ लिख देते हैं। डाया स्ट्रोक, डाया इज 75 mm, स्ट्रोक मतलब एल इज 90 mm, एन स्पीड ऑफ द इंजन इज 3000 RPM। और कैसा है? 4 स्ट्रोक, है ना, 4 स्ट्रोक। और ये डिफरेंट ब्रेक पावर है कितना? 14.9, 14.3, 14.8 एंड 14.5, है ना। ये डिफरेंट ब्रेक पावर ऑब्टेन्ड है। तो आपसे पूछा क्या क्या? इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशिएंसी एंड ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, है ना। ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं ना कि ये मोरसे टेस्ट जो है, मोरसे टेस्ट ये कैसे हुआ था, है ना। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो मोरसे टेस्ट है ये क्या है, ये कैसे हुआ था। तो मोरसे टेस्ट के अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी टेस्टिंग थी। और बेसिकली ये जो टेस्ट है ना, ये जो मोरसे टेस्ट है, इसको मोरसे की टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो मोरसे की टेस्ट है ना, ये बेसिकली जो किया गया था ना, वो इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए किया गया था। ये जो टेस्ट हुआ था ये इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए हुआ था। और ये कैसे हुआ था? सपोज करो आपके पास 4 स्ट्रोक इंजन है ना। और देख लो आपके पास 4 स्ट्रोक इंजन है और ये कितने ब्रेक पावर दिए? 1 2 3 4, है ना। तो 4 ब्रेक पावर दिया, इसका मतलब 4 इंजन है ना। 4 स्ट्रोक इंजन है और कितने हैं? 4 सिलेंडर वाले इंजन है, ठीक है। ये डाटा से ही पता चला। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि 4 सिलेंडर आपने कैसे ले लिए, तो 4 ब्रेक पावर है ना,
दिया हुआ शॉर्ट सर्किटिंग के बाद, तो समझ जाओ कि 4 स्ट्रोक है और 4 सिलेंडर भी है, 4 स्ट्रोक है और 4 सिलेंडर भी है। तो देखो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, आपके पास है ना, ये 4 सिलेंडर है, ये अपना स्पार्क प्लग है, ठीक है ना। तो अब देखो मॉर्सन ने जो टेस्ट किया था ना, ये बेसिकली ये जो टेस्ट है ना, ये हमेशा मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए ही हो सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि मल्टी सिलेंडर इंजन मतलब मिनिमम जो होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ सिलेंडर्स ये 2, अगर 2 से कम है, अगर 1 है तो आप ये टेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। अगर 2 से कम है, अगर 1 सिलेंडर है तो आप ये टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या हुआ था, देखो ये चारों जो सिलेंडर होगा, ये चारों जो सिलेंडर होगा, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है ना। अब धीरे धीरे अपना टॉप डेड सेंटर पे धीरे धीरे होते होते स्ट्रोक में आते आते ये अपने कहाँ पे आ गया, बॉटम डेड सेंटर पे आ गया, है ना। अब ये किससे कनेक्टेड होगा, ये कनेक्टेड होगा कनेक्टिंग रॉड से, ये कनेक्टेड होगा कनेक्टिंग रॉड से, ये कनेक्टेड होगा कनेक्टिंग रॉड से, और कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्टेड होंगे, कनेक्टिंग शाफ्ट से, कनेक्टिंग रॉड और ये क्रैंक शाफ्ट, है ना। ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है और यहां पर आपका फाइनल आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है, ब्रेक पावर मिलता है ना। यहां पे आपका फाइनल आउटपुट मिलता है जो ब्रेक पावर के फॉर्म में मिलता है। तो अब देखो ये सिलेंडर पहले क्या है ना, अभी चारों ऑपरेट हो रहा है ना, चारों ऑपरेटिंग कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि किसी सिलेंडर को हमने रोक रखा है, चारों ऑपरेटिंग कंडीशन में। तो जब चारों ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो इसने बोल रखा है कि जो अपना ब्रेक पावर है ये 20.9 किलोवाट है। जब चारों ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो जो अपना ब्रेक पावर है ये 20.9 किलोवाट है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं चारों ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो देखो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, चारों ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो 4 मतलब चारों आपके ऑपरेटिंग कंडीशन में 4 ब्रेक पावर 4B, तो ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका 20.9 किलोवाट, ये दिया हुआ आपका ब्रेक पावर जब चारों ऑपरेटिंग कंडीशन में है, ठीक है ना। अब क्या बोलता है कि अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि एक सिलेंडर का स्पार्क प्लग का सप्लाई कट कर देते हैं, एक सिलेंडर के स्पार्क प्लग का सप्लाई कट कर देते हैं। तो ये दिया हुआ कि जैसे आपने पहले सिलेंडर के स्पार्क प्लग का सप्लाई कट किया तो जो ब्रेक पावर मिलता है ये 14.9 किलोवाट है, ये आपका जो ब्रेक पावर मिलता है ये 14.9 किलोवाट है। तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। अगर आपके पास क्या है, गैसोलीन इंजन है, मतलब कैसा ऑटो साइकिल है, पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में जब भी आपको फ्यूल सप्लाई कट करना है या रोकना है उसको, तो क्या करोगे, स्पार्क प्लग को कट कर लो। और डीजल इंजन होता तो फ्यूल सप्लाई कट कर देते हैं ना, तो स्पार्क प्लग को शॉर्ट कर देते। तो जैसे पहले को शॉर्ट किया है ना, पहले को शॉर्ट किया, जो ब्रेक पावर मिला ये 14.9, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 3 मतलब अब ये पहला इंजन है, ये पहला इंजन है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, तो ब्रेक पावर मिलता है जो तीनों इंजन 1 2 3 इन तीनों को लेके 3B1, मतलब 3 इंजन का ब्रेक पावर जो फर्स्ट का मतलब ये कि फर्स्ट को हमने कट कर दिया है ना, फर्स्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो आपका जो ब्रेक पावर मिलता है ये मिलता है 14.9 किलोवाट, ये जो मिलता है 14.9 किलोवाट। फिर देखो इसने बोला कि जब दूसरे को जब आपने शॉर्ट सर्किट किया, तो अब मैं लिख रहा हूं 3B2, मतलब 3 का 1 2 3, सेकेंड को हटा दिया, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको 3 और इसको 4, 3B2। तो अपना जो ब्रेक पावर आ रहा है ये कितना आ रहा है, 14.3 किलोवाट। फिर से देखो 3B3, तो अपना जो ब्रेक पावर आ रहा है ये कितना मिल रहा है, 14.8 किलोवाट। 3 ब्रेक पावर मतलब 3 ब्रेक पावर 1 2 और इसको लेके 3 का मतलब 3 को अब कट कर दिया, और ये कितना है 3B4, ये कितना मिला आपका 14.5 किलोवाट। ये डिफरेंट ब्रेक पावर मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द इंडिकेटेड पावर,
अब देखो मॉर्सेट टेस्ट करते ही हम इंडिकेटेड पावर को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखो जब आप इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो यहां से आपको मिलेगा इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन 1, है ना। 3 इंजन का ब्रेक पावर है, 1 इन ऑपरेटिव है ना। तो इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन 1 मिलेगा, ये मिलेगा। और आपको ये मिलेगा कितना, 20.9 माइनस 14.9 इक्वल्स टू 6 किलोवाट, इक्वल्स टू 6 किलोवाट। अब देखो क्वेश्चन में आप पढ़ो, एक चीज लिखा होगा कि द स्पीड ऑफ द इंजन इज कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ द इंजन इज कांस्टेंट। तो ये एजम्पशन था, है ना, ये मॉर्से का एजम्पशन था। क्या था देखो थोड़ा सा, या ये कैसे आया, है ना, ये कैसे आया। देखो जब चारों इंजन चल रहे थे तो हमने जो ब्रेक पावर माना था क्या माना, 4B, है ना। अब चारों इंजन चल रहे हैं तो चारों से फ्रिक्शन भी जनरेट होगा, तो 4B प्लस 4A। आप जानते हो ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, ये क्या मिलेगा, चारों इंजन से क्या, इंडिकेटेड पावर। अब जैसी आपने पहले का शॉर्ट सर्किटिंग किया तो आपके पास अब ब्रेक पावर कितना हुआ, 3B1, ब्रेक पावर ऑफ 3 सिलेंडर्स व्हेन फर्स्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, प्लस अब सोचो कि अब 3 इंजन से आपको ब्रेक पावर मिल रहा है ना, एक को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो आपका जो फ्रिक्शन होगा वो कितने इंजन पे होगा, है ना। अब बहुत लोग सोचेंगे कि सिंस 3 इंजन से ही हम ब्रेक पावर निकाल रहे हैं तो हमारा जो फ्रिक्शन पावर होगा वो भी 3F ही होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक एजम्पशन माना गया। एजम्पशन कि आप जान रहे हो किसने मेंटेन किया, कांस्टेंट स्पीड, मतलब पहला ये भी अभी स्पीड मेंटेन्ड है, पहले को आपने कट कर दिया, ठीक है, इससे आप पावर जनरेट नहीं कर रहे हो, लेकिन इस सिलेंडर का जो स्पीड है ये मेंटेन्ड है कांस्टेंट। तो आप जानते हो जब स्पीड कांस्टेंट मेंटेन्ड है तो फ्रिक्शन तो अभी इसमें है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जंक्शन है कि जो फ्रिक्शन पावर था, फ्रिक्शन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, ये ऑलवेज, चाहे आप एक को हटा दो या उसको मत हटाओ, तो फ्रिक्शन और स्पीड ये हमेशा कांस्टेंट ही होते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट ही मेंटेन्ड होते हैं। तो आपका जो F होगा ये भी अभी चारों सिलेंडर से ही होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां जो आपका इंडिकेटेड पावर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3I1, है ना, 3I1। देखो इसको क्या करो, माइनस कर दो, तो देखो ये तो खत्म हो गया, है ना। ये क्या मिला, 4B माइनस 3B1 इक्वल्स टू 3। तो ये क्या है, चारों से इंडिकेटेड पावर माइनस 3 से इंडिकेटेड पावर, जब 1 को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये जो रीडिंग देगा 4B माइनस 3B1 ये आपको देगा I1, है ना, इंडिकेटेड पावर ऑफ 1 इंजन। इन दोनों का डिफरेंस का रीडिंग 4B माइनस 3B1, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये आपको देगा इंडिकेटेड पावर ऑफ फर्स्ट इंजन, इस तरीके से देगा, ठीक है। फिर वहां से आप क्या करो, इन दोनों को 4B माइनस 3B2, इन दोनों को 4B माइनस 3B2 यहां से जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडिकेटेड पावर ऑफ सेकेंड इंजन, ये क्या मिलेगा, 20.9 माइनस 14.3 इक्वल्स टू 6.6 किलोवाट, है ना। फिर देखो आप 4B और इन दोनों को करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन 3 20.9 माइनस 14.8, ये कितना मिलेगा, 14.8, ये मिलेगा 6.1, ये मिलेगा 6.1। और इन दोनों को जब करोगे तो क्या मिलेगा, इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन 4 ये मिलेगा 20.9 माइनस 14.5 इक्वल्स टू मिलेगा 6.4 किलोवाट। चारों इंडिकेटेड पावर मिल गए, जब चारों इंडिकेटेड पावर मिल गए, चारों को ऐड कर दो तो आपको टोटल इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा सबसे, है ना। तो देखो कितना हुआ, 25.1 किलोवाट, ये आपको मिलेगा टोटल इंडिकेटेड पावर 25.1 किलोवाट, है ना। टोटल इंडिकेटेड पावर मिलेगा 25.1 किलोवाट। तो आपसे पूछा पहले, सबसे पहले क्या, इंडिकेटेड पावर, तो इंडिकेटेड पावर तो आपको मिल गया 25.1 किलोवाट। ये गेट का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, मैं बता रहा हूँ। मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछी थी उसने। मैकेनिकल एफिशिएंसी आप जानते हो क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर क्या है, 20.9 अपॉन 25.1 इंटू 100,
यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 83.3। और थर्ड देखो, थर्ड आपसे क्या पूछा है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, है ना, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। और ये क्या होता है, ये होता है ब्रेक पावर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, ब्रेक पावर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। ब्रेक पावर आपको दे रखा है कितना, 20.9। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या लिखोगे, π/4 d² इंटू एल इंटू स्पीड बाई 60, है ना, पर सेकेंड करना है। और देखो कितने स्ट्रोक हैं, 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक में आप जानते हो ना कि 2 बार रोटेट करना पड़ेगा, है ना। एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्रैंक शाफ्ट को 2 बार रोटेशन मारना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर दो, 2 इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर, कितना सिलेंडर है 4, इंटू 4 कर दो। सारे डाटा वैल्यू पुट कर दो। डी आपको पता है, ये पता है, एन पता है, एन पता है आपको 3000, ये पता है सबको, मीटर में पुट कर दो। यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये आएगा आपका 5.25 इंटू 10⁵ पास्कल, 5.25 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हो ना, ये गेट में आ चुका है ना, ये गेट में आ चुका है। तो आपको ऐसे ये पता ही होगा, है ना, बहुत लोगों को पता ही होगा, लेकिन बस जान लो टेस्टिंग कैसे किया था इन्होंने, क्या क्या जंक्शन थे, ये फ्रिक्शन और स्पीड को कांस्टेंट रखा, तो फ्रिक्शन पावर चारों में जनरेट होगा। चाहे आप एक का शॉर्ट सर्किटिंग कर दो, या सप्लाई कट कर दो, या 2 का कर दो, या 3 का कर दो, या 4 का कर दो, आप किसी का भी कर दोगे, फ्रिक्शन पावर चारों में जनरेट होगा। तो जो भी डिफरेंस देगा वो हमेशा क्या देगा, इंडिकेटेड पावर का मिलेगा। ये क्वेश्चंस वी गणेशन का है ना, वी गणेशन जो आईसी इंजन का बुक है, बहुत अच्छी बुक है ना, ये उसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, है ना, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन क्या था, डायमीटर दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, डाया दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, स्ट्रोक क्या, एल कितना था 50 सेंटीमीटर, पॉजिटिव एरिया दिया हुआ था, निगेटिव एरिया, है ना, लेंथ, ये सब दिया गया था। तो देखो पॉजिटिव एरिया क्या था, 5.75, 0.5 और 55, 5.75, 0.5 और 55, ये मिलीमीटर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेगेटिव एरिया एक बार और देख लेता हूँ, 0.25, 0.25 और एक स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बताऊंगा मैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों दिया हुआ इसमें। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ 3.5 बार पर सेंटीमीटर, ये दिया 3.5 बार पर सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, इंडिकेटेड पावर, है ना, आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन। अब देखो, अब ये क्या है ना, ये क्या है, ये चीजें क्या है। तो अब देखो, अब आप जानते हो कि जो एक्चुअल साइकिल है ना, कैसा है, 4 सिलेंडर है ना, कैसा है, 4 सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है, 4 सिलेंडर है और 2 स्ट्रोक है। 4 सिलेंडर और 2 स्ट्रोक, 4 सिलेंडर और 2 स्ट्रोक है। तो आप जानते हो, अब देखो गैसोलीन इंजन है ना, मतलब ऑटो साइकिल है। तो आप जानते हो जब आप ऑटो साइकिल का डायग्राम बनाते हो, है ना, P वर्सेस V, तो आप ऑटो साइकिल का डायग्राम बनाते हो तो आप जानते हो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ऐसा डायग्राम मिलता है, ठीक है ना, ऐसा डायग्राम मिलता है। और ये जो है आपका, ये क्या आया था आपका, दिस वाज योर स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना, ये V1, ये V2, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम आया था, है ना। और जब आप यहां से इस एरिया को निकालते हो, है ना, आप जानते हो कि एरिया अंडर द कर्व ऑन PV डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व ऑन PV डायग्राम इज नेटवर्क,
एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज नेटवर्क। अब देखो, अब ऐसा डायग्राम तो हमें नहीं दिख रहा है ना, क्या बोला, पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया भी दिया हुआ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है ना मीन इफेक्टिव प्रेशर का, है ना। अब देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या बोलता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पी मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलता है कि इट इज एन इमेजिनरी प्रेशर, है ना, ये एक ऐसा इमेजिनरी प्रेशर है विच इज व्हेन मल्टीप्लाइड टू स्वेप्ट वॉल्यूम, इट इज एन इमेजिनरी प्रेशर व्हेन मल्टीप्लाइड टू द स्वेप्ट वॉल्यूम गिव्स नेट इंडिकेटेड वर्क, गिव्स नेट इंडिकेटेड वर्क एज ऑब्टेन्ड इन द डायग्राम विथ वेरिएबल प्रेशर। अब देखो ये इंडिकेटेड डायग्राम भी है, इस डायग्राम को बोलते हैं इंडिकेटेड डायग्राम, इस डायग्राम को इंडिकेटेड डायग्राम भी बोला जाता है। तो जब आप मीन इफेक्टिव प्रेशर को स्वेप्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नेटवर्क देगा, और नेटवर्क जो आपको एक्चुअल साइकिल में मिल रहा है ना, वो वाला नेटवर्क, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो कि मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल्स टू नेटवर्क अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल्स टू नेटवर्क अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये तो रहा कि जब आपका ऐसा डायग्राम है, लेकिन यहां पर आप जानते हो कि ये आपका एक्चुअल डायग्राम नहीं होता है ना। ये जो डायग्राम है, ये जो आईसी इंजन, ये जो ऑटो साइकिल का डायग्राम है, दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम, है ना। क्योंकि एक्चुअल में जानते हो कि हीट एजिशन और हीट रिजेक्शन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते 100%। ये कूलिंग जैकेट को जो आपने हीट रिजेक्ट किया वो आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा डायग्राम ना मिलके थोड़ा सा डायग्राम चेंज होता है, और वो देखो कैसा वो मिलता है जो इस क्वेश्चन में एक्चुअली बोला है। जैसा डायग्राम मिलता है। तो दिस इज योर पॉजिटिव एरिया, दिस इज योर पॉजिटिव एरिया एंड दिस इज योर निगेटिव एरिया। और ये कितना दिया रखा है 5.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोच रहे हो कि ये डायग्राम कैसे मिला, है ना। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं ना, एक्चुअली में हम डायग्राम ये कैसे बनाते हैं, अपना जो सिलेंडर है ना, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, जो अपना सिलेंडर है ना, इसी में क्या करते हैं ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइस, है ना, बोला जाता है किसी अगर बुक में देखोगे तो एक स्टेटमेंट होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइस क्या करते हैं ना, इस पिस्टन में फिट कर देते हैं। अब जैसे जैसे इस पिस्टन का मोशन होता है वैसे ही तो डायग्राम लगता है। तो जैसे ही आप सपोज करो आपने कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइस फिट कर दिया, अब जैसे जैसे ये पिस्टन चलेगा वैसे वैसे ये डायग्राम बनता जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना आपको, बस एक्सपेरिमेंट होता है कि आप इसमें लगा दो एक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइस, है ना, मार्कर ही लगा दो, मार्कर लगाओगे तो जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे ये इस डायग्राम को ट्रेस करता जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि जो पॉजिटिव एरिया है ये इतना है और निगेटिव एरिया है वो कितना है। तो ये एरिया कैसे मेजर करोगे, ये एरिया तो नहीं बताएगा, ये बस डायग्राम बना दिया ऐसे। तो इस एरिया को मेजर करने के लिए हम लाते हैं एक डिवाइस प्लैनीमीटर। प्लैनीमीटर क्या करता है, मेजर्स एरिया, मेजर्स एरिया। इस एरिया को मेजर करने के लिए प्लैनीमीटर लगाते हैं, है ना। प्लैनीमीटर की मदद से हम इस एरिया को मेजर कर लेते हैं। और जैसे आप इस एरिया को मेजर करोगे, जैसे आप इस एरिया को मेजर करोगे तो आपका तो कर्व किस पे, पी और बी पे, और आपका ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे, है ना। आपका कर्व है पी और बी के बीच में, और आपका ये आंसर किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बोल रहा ना कि 1 सेंटीमीटर 3.5 बार के बराबर है। तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर 3.5 के बराबर है, तो आप जो भी हाइट निकालोगे उसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो भी मीन इफेक्टिव प्रेशर बोल दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, बार। अब देखो बार, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि आपका जो एरिया मिलेगा, आपका जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइट इंटू लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम, हाइट इंटू लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम। लेंथ तो यही है ना, स्वेप्ट वॉल्यूम,
लेंथ तो आपका ये वाला है, इसी के बीच में ये आपका लेंथ है, ये लेंथ मिल जाएगा और यहाँ से आपको हाइट मिल जाएगा। जो भी हाइट मिलेगा आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल एरिया आएगा, और एक बार एरिया आ जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। एक बार एरिया आ गया तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब देखो यहाँ पे इसको हमने बोल दिया HM और इसको बोल दिया LM, है ना। तो यहाँ से देखो HM आपको मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एरिया 5.75 माइनस निगेटिव एरिया कितना 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम। लेंथ दिया हुआ कितना 55 मतलब 5.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो हाइट मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 5.5 और ये भी 5.5, ये मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट मिल गया 1 सेंटीमीटर, हाइट मिल गया 1 सेंटीमीटर। अब ये इसको हमें कन्वर्ट करना प्रेशर में, क्योंकि आप जो डायग्राम बना रहे हो किस में बना रहे हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम। ये जो हाइट आपको कहीं मिला होगा ये मिलेगा आपको HM, है ना। ये जो हाइट मिला, अब आप इसको कन्वर्ट करना प्रेशर में, तो देख लो कैलिब्रेट करेंगे। 1 सेंटीमीटर तो हमने क्या माना था 3.5 बार के बराबर, तो इसका मतलब जो आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर मिलेगा ये क्या मिलेगा 3.5 बार पर सेंटीमीटर इंटू कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो यहाँ से मिलेगा आपको क्या मिलेगा 3.5 इंटू 10⁵ पास्कल। आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया, और एक बार मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया तो आपका काम खत्म हो गया, है ना। एक बार आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया तो आपका टोटल काम खत्म हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि मीन इफेक्टिव प्रेशर में जब स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इंडिकेटेड वर्क मिल जाएगा, है ना, या इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा। तो ये मिला कितना 3.5 इंटू 10⁵ पास्कल। तो अब क्या करोगे, अब आप जानते हो कि इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है 3.5 इंटू 10⁵ बार इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम π/4 d स्क्वायर, d कितना 0.1 स्क्वायर इंटू L कितना π/4 d स्क्वायर इंटू L इंटू n कितना 3000, n कितना है n 1600 n/60। और क्या दिया है 2 स्ट्रोक है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 2 से, सॉरी हाँ 2 स्ट्रोक है तो 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और कितना सिलेंडर है 4 सिलेंडर मतलब यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, है ना। सब कुछ यहाँ से आपको इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा, है ना। यहाँ से आपको इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे 1000 से तो किलोवाट में मिल जाएगा। तो इंडिकेटेड पावर मिलेगा 43.98 किलोवाट। यहाँ से आपको इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा 43.98 किलोवाट, है ना। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है, ये वाला कॉन्सेप्ट छोटा सा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है। जब उसको आप स्वेप्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेटवर्क देगा जो एक्चुअल नेटवर्क होगा ऑन द एक्चुअल डायग्राम, है ना। और ये जो एक्चुअल साइकिल मिलता है ना, दिस साइकिल इज नोन एज एक्चुअल पीवी डायग्राम, दिस इज योर एक्चुअल पीवी डायग्राम। और ये हम एक्सपेरिमेंट की मदद से निकालते हैं, ठीक है ना। फिर उसको वहाँ से क्या करते हैं, हाइट मिल के उसको कैलिब्रेट करके मीन इफेक्टिव प्रेशर लेते हैं, और मीन इफेक्टिव प्रेशर के बाद यहीं पे चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू, आप प्रैक्टिस करो, आईसी इंजन का ये सपोज करो। मैंने तीसरा वीडियो बना दिया है ना, और ये 7वां क्वेश्चन है। अब मेनली जो कॉन्सेप्ट है ना गेट में वो कवर हो चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब 1-2 जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, 3-4 क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं ना, वो जल्दी से हो जाएंगे। ये लेंदी क्वेश्चन थे, है ना। तो ठीक है, थैंक यू।